Now we have question number 21. Let's see. Question number 21 says identify the correct statement for the rotational motion of a rigid body. Okay. चलिए बच्चों, रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी का क्या मीनिंग होता है मैंने आपको बताया था। अब 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से क्या करेक्ट है उसको मुझे अलग करना है। पहला ऑप्शन कह रहा है इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी डू नॉट अंडरगो एक्सीलेटेड मोशन। गलत बच्चों, अगर कोई रिजिड बॉडी रोटेटरी मोशन करता है तो उस रिजिड बॉडी के अंदर बैठा हुआ हर एक पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन को अगर छोड़ दें तो बाकी हर पार्टिकल क्या करता है, सर्कुलर मोशन करता है, और हर सर्कुलर मोशन का सेंटर एक्सिस ऑफ रोटेशन पर होता है। अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा तो उस पर सेंट्रीपेटल एक्सीलेशन तो लगेगा ही लगेगा। उसने कहा कोई एक्सीलेशन नहीं लगेगा पार्टिकल के ऊपर, गलत है, रॉन्ग स्टेटमेंट। बी में कहा गया है सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी रिमेन्स अनचेंज्ड। अगर बच्चों सेंटर ऑफ मास की बात करें बॉडी का, तो रोटेटरी मोशन हो रहा है, तो रोटेटरी मोशन होने से सेंटर ऑफ मास उस रिजिड बॉडी का चेंज नहीं होगा, ये बात सही है। कोई रिजिड बॉडी है तो उसका सेंटर ऑफ मास जहां है वहीं रहेगा, रोटेटरी मोशन से उसका कोई लेना देना नहीं है। बच्चों ऑप्शन सी में कहा गया सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी मूव्स यूनिफॉर्मली इन द सर्कुलर पाथ। ऐसा कुछ नहीं है। सेंटर ऑफ मास जो होगा बच्चों वो जहां रहेगा वो फिक्स रहेगा, ये निश्चित है। वो सर्कुलर पाथ पे चलेगा कि नहीं चलेगा इसकी कोई निश्चितता नहीं है, कोई सर्टेनिटी इसकी नहीं है। यहाँ पे कहा गया इंडिविजुअल पार्टिकल एंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी अंडरगो एक्सीलेटेड मोशन। नहीं सर, यहाँ करेक्ट चॉइस जो हमारे पास होगा बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, करेक्ट सिलेक्शन यहाँ के लिए ऑप्शन बी होगा बच्चों। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 22। देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 सेज 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेज 1.5 ग्राम 2.5 ग्राम रेस्पेक्टिवली आर एट डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर अपार्ट। ओके, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एट डिस्टेंस x फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1.5 ग्राम। x की वैल्यू यहाँ के अंदर क्या होगी? दैट इज क्वाइट सिंपल क्वेश्चन। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ 2 मासेज की बात किया है। यहाँ पर ये रहा मास नंबर 1, इसको m1 मान लेता हूँ, और इससे कुछ डिस्टेंस जाने पर एक दूसरा मास है, इसको मैं m2 मान लेता हूँ। बच्चों पहला मास 1.5 ग्राम का है, कम है, और दूसरा यहाँ पर 2.5 ग्राम का है, थोड़ा उससे ज़्यादा है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस ओवरऑल बच्चों, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, जो गैप है, ये दिया गया कितना, 16 सेंटीमीटर। ओके, हमसे कहा गया है कि सर इसका जो सेंटर ऑफ मास इन दोनों बॉडी का है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इनफैक्ट अगर बच्चों यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करें तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड करते हैं यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में। तो जब तक क्वेश्चन में कुछ ऐसा नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड मेंशन नहीं होगा तब तक बच्चों हम यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड ही मान के चलेंगे, और इस केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलें या सेंटर ऑफ मास बोलें बच्चों, दोनों एक ही होगा। ओके, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में बोला गया है, कह रहा x डिस्टेंस पे है 1.5 ग्राम वाले से। यहाँ पर बच्चों जो छोटा वाला है 1.5 ग्राम वाले से यहाँ की दूरी बच्चों x है। तो हमसे पूछा सर आप बताइए x क्या होगा। दैट इज क्वाइट सिंपल, 2 मास का सिस्टम है। यहाँ पर बच्चों पहले वाले मास से सेंटर ऑफ मास की दूरी हमें पता करनी हो, जो कि यहाँ x मैंने माना है, क्वेश्चन में दिया है, ये हो जाएगा दूसरा वाला मास डिवाइडेड बाई दोनों मासेस का सम मल्टीप्लाइड बाई दोनों के बीच का जो टोटल ओवरऑल डिस्टेंस है वो कितना है, 60। मेरे प्यारे बच्चों m2 जो अगर मैं देखूं m2 कितना है, तो ये है 2.5 ग्राम 2.5 ग्राम। डोंट वरी अबाउट यूनिट बिकॉज ग्राम ग्राम विल बी कैंसल्ड आउट। 1.5 ग्राम m1 है, 2.5 ग्राम m2 है, और ये बच्चों यहाँ 16 सेंटीमीटर है। यहाँ के अंदर बच्चों ये आ जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 4.0, यही आएगा ना, 1.5 प्लस 2.5 4.0 हो गया। दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस मच इज मल्टीप्लाइड बाई 16। बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे तो 25/40 25/40 हो गया, और 25/40 को बच्चों मैं कट करूंगा, 5 × 25, 5 × 5 = 25 और 5 × 8 = 40, मल्टीप्लाइड बाई 16 हो गया। यहाँ से बच्चों 2 बार गया ये,
तो यहाँ यक्स की वैल्यू जो हमें मिला वो 10 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, यक्स की वैल्यू बच्चों यहाँ के अंदर 10 सेंटीमीटर हो गया। तो अगर मैं यहाँ ऑप्शन में जाऊँ करेक्ट ऑप्शन के तलाश में, तो बच्चों करेक्ट ऑप्शन यहाँ के लिए हो जाएगा ऑप्शन ये। ठीक है, करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसीडर हियर, दिस विल बी ऑप्शन ये। ओके बच्चों, दिस इज द solution for the question number 22. Now let's proceed to question number next one. Now we have question number 23. Let's see. बच्चों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा, एक बार पढ़ते हैं इसको। कहा गया है a thin rod of length L laying along x axis with its ends at x equal to 0 एंड x इक्वल टू यल। बच्चों एक रॉड है जिसका लेंथ यल है और वो बच्चों यहाँ पर रखा गया है ऐसे x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू यल के बीच में। जस्ट कंसीडर बच्चों ये मेरा y एक्सिस हो, ये x एक्सिस हो। यहाँ पर रॉड x एक्सिस के अलांग रखा गया है, लेकिन यहाँ पर कहा गया लीनियर मास डेंसिटी वेरीज एट दिस। यहाँ पर बच्चों लीनियर मास डेंसिटी इसकी कांस्टेंट नहीं है, वेरी कर रहा है और इसको लिखा गया है k इंटू एक्स बाई एल की पावर n। यानी कि बच्चों ज्यों ज्यों x बढ़ेगा लीनियर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ बढ़ता जाएगा। मैं बच्चों कुछ भी ऐसे एक शेप मान लेता हूँ, समव्हाट लाइक दिस, ऐसे कुछ होगा। x के साथ लीनियर मास डेंसिटी क्योंकि बढ़ रहा है, लगभग ऐसे मैंने मान लिया समझने के लिए। ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंडेड है, x इक्वल टू 0 से ये शुरू हो रहा है बच्चों, और x इक्वल टू कहाँ तक ये लाई कर रहा है, x इक्वल टू कैपिटल L तक। ओके, हमसे कहा गया है यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू लीनियर मास डेंसिटी दी गई है, दिस इज हियर k इंटू एक्स बाई यल, दिस होल मच की पावर n, ये दिया गया है। जहाँ k को एक कांस्टेंट बोला गया है और बच्चों यहाँ के अंदर n, यहाँ पर कोई एक नंबर है, कोई n की वैल्यू होगी 0 या उससे आगे की कोई नंबर है, कोई पॉजिटिव नंबर है या 0 है, मतलब निगेटिव नहीं है। कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ बेस्ट अप्रोक्सीमेट्स द डिपेंडेंस ऑफ एक्स सी एम ऑन एन। एक्स सी एम सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट, वो बच्चों यहाँ पर एन के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा। तो बच्चों ये लैम्डा दिया है मास पर यूनिट लेंथ ऐसे। ओके, अगर ये यहाँ पर दिया गया है तो आप देख रहे हैं ये यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन का केस है। ऐसा कहीं सिचुएशन अगर बनता है तो बच्चों हम एक छोटा सा मास इसके अंदर मान लेते हैं dm और उसका छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं, उसका लेंथ यहाँ हो गया dx। यहाँ से फिक्स्ड पोजीशन से इसकी दूरी मैंने मान लिया बच्चों क्या है x, जो कि 0 से शुरू हो रहा और यल तक वेरी करेगा। ऐसे सिचुएशन में मैंने आपको एक्स सी एम निकालना सिखाया है बच्चों। एक्स सी एम सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कैसे निकालेंगे, उसके लिए था इंटीग्रेशन। यहाँ पर x हो जाएगा, यहाँ dm आ जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पर इंटीग्रेशन dm, ऐसे ये मैंने आपको सिखाया था। अब देखो यहाँ पर बच्चों जो हमारे पास लैम्डा होता है, लैम्डा इक्वल टू हम लिख सकते हैं dm ओवर dx। ठीक, इसका मतलब dm इक्वल टू लैम्डा इंटू dx। यहाँ पर ये मेरे पास हो जाएगा बच्चों लैम्डा इंटू dx, dm के स्थान पर, और x ऑलरेडी है तो यहाँ पर आ जाएगा x इंटू लैम्डा इंटू डी एक्स, दिस होल मच इज डिवाइडेड बाई, यहाँ भी वही होगा, dm के जगह पर लैम्डा इंटू क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू डी एक्स। और x का जो वेरिएशन हो रहा है बच्चों, उस x का वेरिएशन 0 से कहाँ तक हो रहा है, यल तक। तो इसमें मैं लिमिट लूँगा 0 टू यल, यहाँ पर भी लिमिट लूँगा 0 टू यल। ठीक है, अब आगे अगर मैं बढ़ूँ तो बच्चों यहाँ के अंदर इसको सॉल्व करते जाना है। देखो x की जो वैल्यू बच्चों यहाँ के अंदर माफ करेगा, लैम्डा की जो वैल्यू होगी k इंटू दिस मच। तो अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पुट करता हूँ, देखिए इंटीग्रेशन 0 से यल की लिमिट है बच्चों। यहाँ पर लैम्डा के स्थान पर मैं लिखूंगा k इंटू एक्स की पावर n। इसको जरा ओपन करके सोचो, x की पावर n अपान यल की पावर n, लैम्डा के स्थान पर एक x ऑलरेडी है। तो जब मैं लैम्डा की ये वैल्यू यहाँ रखूंगा तो बच्चों ये मेरे पास बन जाएगा k डिवाइडेड बाई यल की पावर n। थोड़ा बड़ा मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा बच्चों k डिवाइडेड बाई यल की पावर n, k डिवाइडेड बाई यल की पावर n। x की पावर n
इंटू एक्स, तो हो जाएगा x की पावर n प्लस 1, और यहाँ पर बच्चों ऑलरेडी हमारे पास क्या है dx, ऐसे ऐसे। दिस होल मच इज डिवाइडेड बाई, दिस होल मच इज डिवाइडेड बाई, यहाँ पर बच्चों लैम्डा की वैल्यू मैं लिखूंगा, लैम्डा की वैल्यू सीधे सीधे हो जाएगा k x की पावर n अपान l की पावर n, और यहाँ पर हो जाएगा dx। लिमिट यहाँ भी 0 से l का है। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं बच्चों। यहाँ इसको सॉल्व करते जाएं तो XCM जो हमें मिलेगा बच्चों, देखो ध्यान से सावधानी से सॉल्व करो। K ठहरा कांस्टेंट, L की पावर n ठहरा कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को बाहर बुला लेते हैं। x की पावर n प्लस 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा बच्चों x की पावर n प्लस 1 प्लस 1 यानी n प्लस 2 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस 1 यानी n प्लस 2, ऐसे आ गया, जिसके की लिमिट यहाँ से होगी फ्रॉम 0 टू l, लोअर टू हायर लिमिट 0 से l तक एक्सटेंडेड है। यहाँ पर बच्चों हमारे पास ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई, जब मैं इसको इंटीग्रेट करने जाऊँगा k डिवाइडेड बाई l की पावर n कांस्टेंट है, तो k डिवाइडेड बाई l की पावर n यहाँ हमारा बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन x की पावर n का केवल होगा तो आ जाएगा x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, ऐसे हो गया। 0 टू l की यहाँ लिमिट होगी, ठीक है बच्चों। अब मैं ये लिमिट अगर पुट करूँ l, x की जगह पर l रख देता हूँ, देखिए ये चीज़ तो यहाँ सीधे सीधे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर हायर लिमिट पर इसकी वैल्यू हो जाएगी l की पावर n प्लस 2, x के जगह l रख लो, डिवाइडेड बाई n प्लस ऑफ 2, दिस होल मच इज डिवाइडेड बाई l की पावर यहाँ के अंदर हो जाएगा बच्चों n प्लस 1, दिस होल मच इज डिवाइडेड बाई n प्लस 1, ऐसे आ गया बच्चों। अब इसको अगर मैं सॉल्व करने जाऊँ l की पावर n प्लस 2 ऊपर है, ये डिनोमिनेटर में इसके जाएगा l की पावर n प्लस 1, तो बच्चों ये बच जाएगा l की पावर केवल बचेगा l की पावर यहाँ के अंदर हमारे पास हो गया n प्लस 2 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, तो केवल l बचा, ठीक। और यहाँ पर बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 2, ऐसे हो जाएगा। n प्लस 1 ऊपर गया, n प्लस 2 यहाँ है ऑलरेडी, तो बच्चों ये चीज़ आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर अल्टीमेटली मुझे क्या मिला, XCM की वैल्यू कुछ ऐसे मिला बच्चों, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 2, दिस होल मच इज मल्टीप्लाइड बाई l। इस पे विचार करना है तभी ग्राफ बनेगा बच्चों। यहाँ पर n की वैल्यू 0 से शुरू हो रहा है और 0 से ऊपर कोई भी वैल्यू हो सकता है बच्चों। n की वैल्यू सपोज करिए, ऐसे एस्टिमेट करने के लिए n की वैल्यू अगर 0 रख दूं तो इसका मतलब XCM जो हमारे पास होगा बच्चों, n के जगह 0 रखोगे तो 0 प्लस 1 0 प्लस 2 1/2 l, यानी कि क्या आ गया l/2, ठीक। x अगर बच्चों मैं यहाँ पर n के जगह पर 1 रख देता हूँ, n के जगह 1 रख देता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों XCM की वैल्यू, दिस विल बी इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हो जाएगा बच्चों हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 2/3 l। देखिए ये आ गया 0.5 l, ये आ जाएगा बच्चों 0.6 l के आसपास आ जाएगा। n की वैल्यू बच्चों ऐसे मैं यहाँ के अंदर रख दूँ 2, तो 2 रख देता हूँ, तो यहाँ XCM की वैल्यू n के जगह 2 रख के देखो तो आ जाएगा 3/4। 3/4 का मतलब बच्चों यहाँ 3/4 टाइम्स ऑफ l आ गया, मतलब यहाँ के अंदर आ गया 0.75 l। और अगर मैं यहाँ पर एक और ऑब्जर्वेशन यहाँ देखूँ कि अगर यहाँ n की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, यहाँ पर बच्चों n की वैल्यू बहुत ज़्यादा मैं ले लूँ, वेरी लार्ज, तो ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में जैसे मान लो n की वैल्यू मैं रख दूँ 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 6 प्लस 2, तो बच्चों ये लगभग 1 आ जाएगा। यानी बच्चों ऐसे केस में अगर बहुत ज़्यादा मैं इसको मान लेता हूँ तो XCM की वैल्यू लगभग l के बराबर हो जाएगा। तो मैं क्या देख रहा हूँ, ज्यों ज्यों n की वैल्यू बढ़ता जा रहा है XCM बढ़ता जा रहा है, ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और यहाँ के अंदर बच्चों बढ़ते बढ़ते अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, l के बराबर हो जाएगा।
ठीक है बच्चों, बढ़ते 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 यक्स सीएम इधर भागता आएगा भागता आएगा भागता आएगा, और यहां पर बहुत ज्यादा अगर यक्स सीएम आ गया तो यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं ग्राफिक्स देखूं, ये बच्चों मेरे पास यक्स सीएम हो गया और यहां पर ये हो गया हमारे पास यन। बच्चों जो यहाँ ग्राफ बनेगा उसका रूप कुछ ऐसे होगा, उसका फॉर्म कुछ ऐसे होगा। जब यन की वैल्यू 0 था, ये देखिए जब यन की वैल्यू 0 था उस समय बच्चों जो हमारे पास यक्स सीएम है वो 0.5 यल यानी l/2 के बराबर है, l/2 यहाँ पर है। और धीरे 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 ये बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बच्चों, यहाँ बढ़ते 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 ये इंक्रीज करते करते अल्टीमेटली यहाँ पर यल के बराबर हो गया। ठीक है, यहाँ पर बच्चों अल्टीमेटली ये यल के बराबर हो गया। तो ग्राफिक्स हमारा कुछ ऐसे आएगा, l/2 से ग्राफ शुरू होगा और बढ़ते बढ़ते वहीं से बढ़ना शुरू हो जाएगा। देखिए एक स्टेप भी आगे गए तो यहाँ पर 0.1 का लगभग अंतर आ गया, तो यहीं से उठना ये ग्राफ शुरू हो जाएगा और बढ़ते 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 ये लगभग लगभग यल के बराबर हो जाएगा। जब बच्चों यन की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो ग्राफिक्स विल बी समव्हाट लाइक दिस। ठीक है, अगर ऑप्शन में जाके मैं इसको देखूं बच्चों तो करेक्ट मैचिंग जो हमारे पास होगा वो हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ के अंदर, ऑप्शन डी। ठीक है, अब सवाल उठा सर ऑप्शन सी क्यों नहीं होगा। ऑप्शन सी में बच्चों देखिए काफ़ी देर तक ग्राफ यहाँ l/2 ही वैल्यू लेके चल रहा है, जबकि यहाँ पर हकीकत ये है कि यन की वैल्यू थोड़ा सा मैंने एक स्टेप भी बढ़ाया तो देखिए यहाँ पर हमारे पास यक्स सीएम की वैल्यू में ज़्यादा अंतर आ गया। तो यहाँ पर जो करेक्ट ग्राफ होगा अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट वो हो जाएगा बच्चों, यहाँ के लिए ऑप्शन कौन सा जा रहा था, ऑप्शन डी। ओके बच्चों, करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसीडर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, दिस विल बी ऑप्शन डी। ओके बच्चों, दिस was the solution for the question number 23. Now we have question number 24. Question number 24 says a rod of mass small m and length small l is made to stand at an angle 60 degree with the vertical। बच्चों ध्यान दीजिएगा, वर्टिकल के साथ 60 डिग्री बना रहा, ना कि हॉरिजेंटल के साथ। कहा गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रॉड इन दिस पोजीशन, इस पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी रॉड का क्या होगा। ऐसे बच्चों कोई एक रॉड लिया गया है, ऐसे यूनिफॉर्म थिकनेस का, यूनिफॉर्म तरीके का ये रॉड होगा। ये जो रॉड है दिस वन, ये बच्चों हॉरिजेंटल से कुछ एंगल बना रहा है, वर्टिकल से बताया गया 60 डिग्री बना रहा, तो हॉरिजेंटल से ऑब्वियसली 30 डिग्री बना रहा होगा। ये हॉरिजेंटल लेवल रहा। ठीक है, हमसे कहा गया इस रॉड का पोटेंशियल एनर्जी, इस रॉड का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा इस कंडीशन में, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। तो देखो बच्चों, रॉड का लेंथ यल है। अब कोई अगर हॉरिजेंटल लेवल को बच्चों मैं रेफरेंस लेवल यहाँ मानूंगा, अगर कुछ नहीं मेंशन है, इसके रेस्पेक्ट में अगर यच हाइट ऊंचाई पर कोई बॉडी हो तो बच्चों यम मास की बॉडी इसके यच हाइट पर लेके चली जाए तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हम इस रेफरेंस लेवल की तुलना में कहेंगे यम जी एच है उसका, यही कहेंगे ना यहाँ पर। लेकिन दिक्कत यह है कि रॉड के लिए पूछा गया और रॉड यहाँ पर कंटिन्यूअसली यहाँ से यहाँ तक मास एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कंसंट्रेट होता तो आसानी से mgh करना हमारे लिए बहुत ईजी होता, लेकिन ये यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसे केस में बच्चों क्या किया जाता है, अगर ये रॉड यूनिफॉर्म नेचर का है तो इसका सेंटर ऑफ मास निकालना मेरे लिए आसान है, बीचों बीच होगा। बीचों बीच होने का मतलब ये वाला लेंथ यहाँ से देखें तो l/2 होगा, इधर का भी l/2 होगा, टोटल l था, ये हो गया l/2। ये पूरे रॉड का जो मास है उसको मैं एक पॉइंट मास की तरह मान सकता हूं, कहां पे, सेंटर ऑफ मास पे। ठीक है बच्चों, पूरे रॉड को कंसंट्रेट होता हुआ उसके मास को मैं कहां एज्यूम करूंगा, उसके सेंटर ऑफ मास पे। और अब मैं इस रॉड को भूल जाऊंगा और मैं इसको याद रखूंगा। यहां पर बच्चों मैं मान के चलूंगा ये पूरा मास यहां पे है, अगर इस पूरे मास को मैं यहाँ पर मान के चलूंगा और ये हाइट बच्चों यच अगर है हॉरिजेंटल से, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी U की वैल्यू हो जाएगा mgh। H की वैल्यू बच्चों जो यहाँ के अंदर हमारे पास होगा, देखो इस ट्राइंगल के अंदर
अगर मैं साइन 30 डिग्री ले लूँ यहाँ पर ट्राइंगल से तो आ जाएगा h/l/2, h/l/2। यानी कि बच्चों यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, h इक्वल टू हो जाएगा l/2 इंटू साइन 30, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, यानी कि l बाई क्या हो गया 4। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा mg और h के स्थान पर हो जाएगा l/4। तो हमारे पास u इन द सेंस पोटेंशियल एनर्जी हो गया 1/4 mg/l। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अगर आंसर ये होगा तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन यहाँ के अंदर करेक्ट जो होगा बच्चों ऑप्शन डी। ओके, करेक्ट चॉइस दैट वी विल सिलेक्ट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, दिस विल बी ऑप्शन डी। ओके बच्चों, this is the solution for the question number 24. Now let's enjoy question number next. Now we have question number 25. Question number 25 says, look at the drawing given in the figure which has been drawn with ink of uniform thickness. एक बच्चों यहाँ मैंने ऑलरेडी बना रखा है, यहाँ पर एक ड्राइंग बनाया गया है, एक कलाकारी की गई, इसमें इंक यूज किया गया होगा। यहाँ पर करा यूनिफॉर्म थिकनेस की इंक हर जगह यहाँ के अंदर इस ड्राइंग में यूज हुआ है, अच्छी बात है। हमसे कहा गया है द मास ऑफ इंक टू ड्रा द ईच ऑफ टू इनर सर्कल एंड ईच ऑफ टू लाइन सेगमेंट इज स्मॉल m। मतलब इसको ड्रा करने में, इसको ड्रा करने में, इसको ड्रा करने में और इसको ड्रा करने में, बच्चों इतना पार्ट ड्रा करने में इसमें भी m मास इंक का यूज हुआ है, इसमें भी m मास यूज हुआ है, इसमें भी m मास यूज हुआ है, इसमें भी m मास यूज हुआ है। ठीक, आगे बोला गया द मास ऑफ द इंक यूज्ड टू ड्रा द आउटर सर्कल इज 6m। ये आउटर सर्कल में ज़्यादा मास लगा होगा इंक का, और कितना इंक यूज हुआ 6m। ओके, हमसे कहा गया है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स आर। आउटर सर्किल का जो सेंटर है वो कहाँ पे है बच्चों, 0 0। यानी कि बच्चों जो 6m वाला मास है, 6m वाला मास, उसका कोऑर्डिनेट है 0, 0। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास क्या है 0, 0, 6m वाला आउटर सर्किल। ठीक, यहाँ पर बच्चों इसके लिए 0 0 कोऑर्डिनेट इसका है। तो इसका बच्चों बेसिकली सेंटर ऑफ मास, अगर केवल मैं आउटर सर्कल का सेंटर ऑफ मास खोजूं तो वो इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा, जो कि क्या है 0 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। और यहाँ पर फिर कहा गया है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स आर आउटर सर्कल। आउटर सर्कल के लिए बच्चों 0 0, लेफ्ट इनर सर्कल, लेफ्ट इनर सर्कल इसके लिए, ठीक है, इसके लिए जिसका मास यहाँ पर बच्चों m है। लेफ्ट सर्कल के लिए, इसके लिए बात किया जा रहा है, दिस इज em। एंड यहाँ के अंदर इसका कोऑर्डिनेट दिया गया है कितना बच्चों, देखने से लग रहा है ये अगर y एक्सिस है, ये अगर x एक्सिस है, तो देखने पर लग रहा है यहाँ x निगेटिव होगा और y पॉजिटिव होगा। यहाँ पर के अंदर दिया गया माइनस ये एंड ये ऐसे। यहाँ पर बच्चों राइट इनर सर्कल, इसके लिए x पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा, ये m। यहाँ पर बच्चों इसके लिए है कोऑर्डिनेट दिया गया है कितना, ये कॉमा ये। ठीक, यहाँ पर फिर लाइन सेगमेंट की बात की गई है। लाइन सेगमेंट में बच्चों यहाँ के अंदर हमसे वर्टिकल लाइन का जो सेंटर दिया गया है वो 0 0 पे दिया गया है, इसका भी मास m है। ठीक है, ये सर्कल के लिए रहा, ये सर्कल के लिए रहा और ये लाइन सेगमेंट के लिए रहा। यहाँ पर बच्चों वर्टिकल लाइन सेगमेंट का जो कोऑर्डिनेट है वो भी 0 0 है। और यहाँ के अंदर बच्चों कहा गया हॉरिजॉन्टल लाइन दिस वन x बच्चों यहाँ पर हमारे पास मेरे ख्याल 0 आएगा और y की वैल्यू निगेटिव, तो 0 और माइनस ए दिया गया है। यहाँ के अंदर m, ये जो हमारे पास लाइन सेगमेंट हॉरिजॉन्टल वाला है उसके लिए कितना है 0 एंड माइनस ये ऐसे। हमसे कहा गया सर आप ये बताइए y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द इंक इन द ड्राइंग इज। सेंटर ऑफ मास जो ओवरऑल ड्राइंग का होगा वो कहाँ पर होगा, उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, पूरे ड्राइंग का y कोऑर्डिनेट क्या हो, कहाँ पर होगा, ये हमसे पूछा गया है। इनफैक्ट मुझे बताना क्या है, YCM।
इसका जो सेंटर है वही इसका सेंटर ऑफ मास होगा, इसका जो सेंटर होगा कहीं बीच में बच्चों वही इसका सेंटर ऑफ मास होगा, इसका जो सेंटर होगा यही इतने पार्ट का सेंटर ऑफ मास होगा, यही इसका जो सेंटर होगा इसका क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ मास, इसका जो सेंटर होगा इसका सेंटर ऑफ मास। तो प्रत्येक पार्ट के सेंटर को ही यहाँ सेंटर ऑफ मास मानेंगे और उस पूरे मास को पर्टिकुलर इस मास को इसके सेंटर ऑफ मास पे, इस मास को इसके सेंटर ऑफ मास पे, ये पूरे मास को इसके सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेटेड मानेंगे। तो सिंपली बच्चों यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 पार्टिकल का यहाँ सिस्टम हुआ और यहाँ पर हमें YCM निकालना है। तो सिंपली मुझे क्या करना है, M1 Y1 प्लस M2 Y2 प्लस M3 Y3 प्लस आप M4 Y4 प्लस आप M5 Y5 प्लस आप M6 Y6 ऐसे कर लेंगे। दिस होल मच जल्दी से लिखना चाहें तो सिग्मा My लिख दिया करिए डिवाइडेड बाई सिग्मा M। अब देखो बच्चों M1 यहाँ से शुरू करते हैं, M1 मैं इसको मान रहा हूँ, इसका जो हमारे पास मास है वो है 6M और इसके लिए Y की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या है 0, तो यहाँ पर इनटू हो गया 0। M2 इसको मानेंगे, ये बच्चों M2 है, M2 के जगह पर M और Y2 के जगह पर इसके लिए बच्चों Y की वैल्यू आप देखिए कितना है, यहाँ के अंदर ये है, इनटू हो गया ये, ओके, प्लस M3 दिस वन यहाँ पर बच्चों M3 दिस इज M एंड दिस इट्स कोऑर्डिनेट ये एंड प्लस ये, यहाँ पर बच्चों Y इसके लिए हमारे पास हो गया ये M इंटू ये, यहाँ पर भी हो गया M4 बच्चों मैं इसको मान के चलूँगा, यहाँ पर इसका मास M है और इसका जो Y कोऑर्डिनेट है वो कितना है 0 है, बहुत अच्छी बात। M5 बच्चों मैं इसको मान के चलूँगा, इसमें जो मास है दैट इज M और इसका जो Y कोऑर्डिनेट है उसको आप देखिए यहाँ पर कितना है माइनस ये दिस होल मच इज डिवाइडेड बाई, अगर सबको मैं ऐड कर लूँ तो 6M 4 बार आया यानी कि 10M हो गया। बच्चों ये टर्म 0 हो गया, ये टर्म हमारे पास 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, M इंटू ये माइनस M इंटू ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर केवल बचेगा M इंटू ये डिवाइडेड बाई 10M यानी कि ये बाई 10 यहाँ पर आंसर आ गया, यानी YCM जो यहाँ पर मुझे मिलेगा वो हो जाएगा ये बाई 10। ठीक, ऑप्शन में अगर मैं करेक्ट ऑप्शन को यहाँ सर्च करूँ तो करेक्ट ऑप्शन जो मुझे दिख रहा है बच्चों आपको भी दिख रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन ये। ठीक है, करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसीडर हियर दिस विल बी ऑप्शन ए। ओके बच्चों, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 25। Now let's enjoy question number next one. Now we have question number 26. Question number 26 says a thin uniform rod of length यहाँ L रहेगा and mass M is swinging freely about the horizontal axis passing through its end. Okay. Its maximum angular velocity is omega. बहुत अच्छी बात है। Center of mass rises to a maximum height of। बच्चों देखो यहाँ के अंदर ऐसे मैं एक कहीं सपोर्ट लगा देता हूँ और इसमें एक रॉड ऐसे मैं लटका देता हूँ, सस्पेंड कर देता हूँ। दिस इज ये रॉड ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस लाइक दिस। ओके, इसका जो लेंथ है वो दिया गया सर, इसका लेंथ L है, चलो अच्छी बात है, इसका लेंथ L मैंने मान लिया और ये स्विंग कर रहा है ऐसे बच्चों, ये रहा हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऐसे होगा, इसके अबाउट ये यूं, इसके अबाउट बच्चों ये रॉड यूं स्विंग कर रहा लाइक दिस। तो यहाँ के अंदर देखिए कभी ये ऐसे कंडीशन में जाके पहुँचेगा ऐसे बच्चों, कभी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जाके पहुँचेगा ऐसे, देखिएगा आप सब लोग। यहाँ पर बच्चों कभी इस सिचुएशन में होगा और एक पर्टिकुलर एंगल तय करने के बाद ये बच्चों 0 स्पीड गेन कर लेगा और फिर ये यहाँ पर क्या होगा, इस तरह से चल पड़ेगा, ऐसे आएगा और फिर इधर निकल जाएगा। कहने का मतलब ऑसिलेशन करेगा इसके अबाउट बच्चों, ये यूं ऑसिलेशन करेगा, कभी यहाँ जाके पहुँचेगा, इधर भी बना लो अगर चाहो तो।
ना चाहो तो कोई बात नहीं, समय बच जाएगा। यहाँ पर बच्चों इस तरह से सिचुएशन बनेगा, ये रॉड ऐसे टू एंड फ्रो मोशन करेगा एक पर्टिकुलर मीन पोजीशन के अबाउट, लाइक दिस। ये रॉड कभी यहाँ होगा, कभी जो है मिड पोजीशन से गुजर रहा होगा, इस तरह से यहाँ मोशन हो रहा होगा। बच्चों यहाँ पर जब ये रॉड पहुँचेगा तो इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी, और यहाँ से जब ये जा रहा होगा तो इसकी लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी दोनों मैक्सिमम हो जाएगी। यहाँ के अंदर बच्चों v की वैल्यू मैक्सिमम होगी और ओमेगा की वैल्यू भी यहाँ मैक्सिमम होगी। यहाँ पे सपोज करिए इसका सेंटर ऑफ मास अगर मैं देखूं तो इसके बीचों बीच यूनिफॉर्म अगर है तो इसका सेंटर ऑफ मास बच्चों बीचों बीच यहाँ कहीं हो। इस पूरे रॉड के मास को मैं इसके सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेटेड मानूंगा, और जब ये रॉड ऐसे से ऐसे पोजीशन में जाएगा तो सेंटर ऑफ मास ऐसे से ऐसे कहीं चला जाएगा। समझिएगा सब लोग, सेंटर ऑफ मास बच्चों ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में चला गया, ये सेंटर ऑफ मास यहाँ था और पूरे मास को मैंने वहीं पर कंसंट्रेटेड मान लिया था, और ये अब यहाँ जाके पहुँच चुका है। अभी भी पूरा मास सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेटेड होगा। सवाल का कहना यह है कि सर आप ये बताइए, अगर मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी इसकी ओमेगा हो तो ये जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास है वो कितना राइज किया होगा, यहाँ मैक्सिमम राइज वो कितना कर चुका होगा, ये हमसे पूछा गया है। ये मुझे बताना है बच्चों कि ये जो मैक्सिमम राइज यहाँ के अंदर होगा वो कितना होगा। मान लिया h है, ठीक है, मान लिया h। अब मैं सब कुछ भूल करके केवल इस मास को देखूंगा। पूरे रॉड को बच्चों मैं यहाँ पे कंसंट्रेट मान रहा हूं, पूरे रॉड को यहाँ पर, पूरे रॉड के मास को यहाँ पर मैं एग्रीगेट होता हुआ मान रहा हूं। बच्चों जब ये रॉड यहाँ पर पहुंचा होगा तो यहाँ पर वेलोसिटी इसकी मैक्सिमम हुई होगी, और अगर इस मास की बात करें तो इसकी वेलोसिटी भी मैक्सिमम होगी। बच्चों हमारे पास यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी इस रॉड के लिए होगा वो हो जाएगा हाफ m। अब v स्क्वायर अगर लगाएंगे तो उसमें दिक्कत होगी, क्योंकि v इस पॉइंट का अलग होगा, 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 लेकिन ओमेगा जितना इस पॉइंट के लिए होगा उतना इस पॉइंट के लिए, उतना इस पॉइंट के लिए। अगर ओमेगा की वैल्यू यहाँ मैक्सिमम है तो यहाँ हर पॉइंट के लिए मैक्सिमम होगा, वही वैल्यू हर पॉइंट के लिए होगा। तो हाफ यहाँ पर जैसे हम लोग लिखते हैं बच्चों लीनियर मोशन में काइनेटिक एनर्जी को हाफ m v स्क्वायर, उसी तरह से बच्चों हम लोग एंगुलर मोशन में लिखते हैं। इस एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेटरी मोशन हो रहा है, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हाफ I फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा स्क्वायर। बच्चों ऐसे लिखेंगे तो जो काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इनफैक्ट यहाँ होगा वो हो जाएगा हाफ I इंटू ओमेगा स्क्वायर, जो कि यहाँ मैक्सिमम है। जितना ओमेगा इस पॉइंट के लिए, उतना इस पॉइंट के लिए, उतना इस पॉइंट के लिए, हर पॉइंट के लिए ओमेगा एक ही होगा। यहाँ पर बच्चों मैं इसी को मैं रिफरेंस लेवल मान लेता हूँ, यही लेवल जो हमारे पास है इसको मैं रिफरेंस लेवल की तरह मान लेता हूँ। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू, जब यहाँ से इस पोजीशन में गया तो ओमेगा की वैल्यू 0, तो बच्चों यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी इस रिफरेंस लेवल के बिहाफ पर यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैं लिखूंगा mgh, यही तो होगा बच्चों, ठीक है। यहाँ के अंदर हमारे पास आ गया हाफ I इन दी सेंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कहाँ के अबाउट, जिस एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कर रहा है उसके अबाउट। अगर बच्चों किसी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो आगे का टॉपिक है आप लोग सीखोगे, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट लिया जाए तो रॉड के लिए आता है 1/12 ml स्क्वायर, यानी ml स्क्वायर अपॉन 12। लेकिन अगर उसी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर एक्सिस लिया जाए और उसके इंड से पास कराया जाए तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बच्चों, आपको पता होगा ml स्क्वायर अपॉन 3। माफ करिएगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के निकालते हैं, आता है ml स्क्वायर अपॉन 3। अगर आप नहीं जानते हैं बिल्कुल तो चिंता मत करिए, इसके बाद का टॉपिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही है। यहाँ के अंदर बच्चों ये हो जाएगा ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा ऐसे, क्योंकि यहाँ के अबाउट मैं देख रहा हूँ इस एक्सिस के अबाउट। यहाँ हो गया ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू mgh। देखो बच्चों यहाँ पर m ने m को कैंसिल आउट कर दिया, ठीक।
यम ने यम को कैंसिल आउट कर दिया। यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यल स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ के अंदर बच्चों आ जाएगा 6, दिस इज इक्वल टू जी इंटू एच। तो एच की वैल्यू जो यहाँ के अंदर आएगा बच्चों, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर यल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 टाइम्स ऑफ जी। ये बच्चों यहाँ के लिए आ जाएगा कि सेंटर ऑफ मास इस रॉड का कितना हाइट राइज कर जाएगा, दैट इज हियर ओमेगा स्क्वायर यल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 जी। ऑप्शन जरा देखें कौन सा मैच कर रहा है, 1/6 टाइम्स ऑफ यल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी, ऑप्शन डी मैच कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो करेक्ट चॉइस जो यहाँ के लिए हम लोग लेंगे बेटा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन for the question number 26. Now let's enjoy question number next one. Now we have question number 27. Question number 27 says, क्या करा बच्चों, करा two bodies of mass 1 kg and 3 kg have position vectors, दिया है R1 और R2 की वैल्यू। यहाँ के अंदर कहा गया है सेंटर ऑफ मास सिस्टम, पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या होगा। तो बच्चों ये तो बहुत आसान सवाल हुआ आप जैसे महान बच्चों के लिए। RCM निकालना मैंने आपको सिखाया है बच्चों, दिस वाज इक्वल टू M1 R1, दो ही मासेज यहाँ हैं, ये हो जाएगा M2 R2, वेक्टर फॉर्म में लेके चलेंगे, डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, क्योंकि पोजीशन वेक्टर दिया है तो वेक्टर फॉर्म ही होगा। यहाँ पर बच्चों हमारे पास M1 जो दिया गया दिस इज 1 kg, और यहाँ R1 के स्थान पर पहला जो बॉडी है उसका पोजीशन वेक्टर है I कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, दिस इज I कैप प्लस 2j कैप प्लस आप यहाँ के अंदर है k कैप प्लस M2। दूसरा जो बॉडी है बच्चों उसका मास 3 kg है, यहाँ के अंदर आ जाएगा 3 इंटू R2 के जगह पर आ जाएगा -3i कैप, -3i कैप, और यहाँ के अंदर हो गया -2j कैप, और यहाँ हो गया बच्चों प्लस k कैप, ऐसे ठीक, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 दैट मीन्स 4। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा i कैप माइनस 9i कैप, तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा माइनस ऑफ 8i कैप, 2j कैप एंड माइनस 6j कैप, 2j कैप माइनस ऑफ 6j कैप, तो यहाँ के अंदर आ जाएगा माइनस ऑफ 4j कैप। ठीक है, k कैप और यहाँ पर प्लस k कैप प्लस 3k कैप, तो बच्चों यहाँ के अंदर आ जाएगा k कैप प्लस 3k कैप, ये हो गया प्लस 4k कैप, दिस होल मच इज डिवाइडेड बाई 4। ठीक, 4 से प्रत्येक को न्यूमरेटर में डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिलेगा -2i कैप माइनस ऑफ j कैप एंड प्लस आप यहाँ के अंदर k कैप, ऐसे हो गया। बच्चों अगर मैं ऑप्शन को खोजूं कि कौन सा यहाँ करेक्ट होगा, तो करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए होगा ऑप्शन बी। ओके, करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसीडर हियर, दिस विल बी ऑप्शन बी। ओके बच्चों, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 27। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट one. Now we have question number 28. Question number 28 says two particles of mass m1 and m2 initially at rest starts moving towards each other under their mutual force of attraction. Okay, the speed of the center of mass at any time t when they are at distance r apart. बच्चों देखो यहाँ पर एक कोई बॉडी है, यहाँ पर दूसरी बॉडी है, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली अट्रैक्ट कर रहे हैं। ऑब्वियसली इनके बीच में बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है सेंटर ऑफ मास पे जाके ये मिलेंगे। ठीक है, तो अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है बच्चों, तो सेंटर ऑफ मास ऑलरेडी रेस्ट में था तो रेस्ट में ही बना रहेगा। यानी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अगर पूछें यहाँ के लिए क्या होगा, तो 0 होगा, ये जैसा था वैसा बना रहेगा और दोनों बॉडी जाके सेंटर ऑफ मास पे ही मिलेंगे, क्योंकि यहाँ एक्सटर्नल फोर्स कोई भी सिस्टम पे नहीं है। जो है वो दोनों को अगर साथ में मिला के देखें तो उनके लिए क्या है, इंटरनल है। तो बच्चों यहाँ के लिए सेंटर ऑफ मास रेस्ट में होगा, इसलिए इसकी वेलोसिटी 0 होगी। ऑप्शन यहाँ पे जो करेक्ट होगा दिस विल बी ऑप्शन ए।
ओके बच्चों, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 28. नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट one. Now we have question number 29. Question number 29 says, क्या कह रहा बच्चों? The center of mass of the system of 3 particles of masses 1 gram, 2 gram, 3 gram is taken as origin of the coordinate system. बच्चों यहाँ पे ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, 3 पार्टिकल इसके अंदर दिखाए गए हैं। ये जेड एक्सिस हुआ, एक्स हुआ और ये वाई हुआ। यहाँ पर बच्चों m1 मास है, कहीं पर बच्चों m2 मास है और कहीं पर जहाँ भी मन करे मान लेते हैं m3 मास है। इन तीनों का जो सेंटर ऑफ मास है बच्चों, इन तीनों का जो सेंटर ऑफ मास है वो कह रहा ओरिजिन पे है। एक को कहीं इधर दिखा देते हैं ताकि यह स्पष्ट रहे। यहाँ पर बच्चों m2 है और इन तीनों का जो सिस्टम बना उसका सेंटर ऑफ मास कह रहा ओरिजिन पे है। तो यहाँ पर फिर आगे क्या बोला गया है, ओरिजिन पे है मतलब अभी फिलहाल तीनों के लिए XCM पूछे। XCM बच्चों यहाँ के अंदर मान लो मैं कोई एक ले लेता हूँ, XCM की बात करें तो हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3, दिस मच इज डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। क्योंकि इन तीनों का जो सेंटर ऑफ मास है ओरिजिन पे है तो यहाँ पर इन तीनों के लिए XCM भी 0 होगा, YCM भी 0 होगा और ZCM भी 0 होगा। इसका मतलब ये वैल्यू बच्चों क्या आ गया 0। इट मीन्स यहाँ से मुझे एक खास इंफॉर्मेशन मिला, वो ये मिला सर m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस यहाँ के अंदर m3 x3, दिस मच विल बी 0, जो आगे अभी काम आएगा। इसको यहाँ रिजर्व करके रख देते हैं। ठीक है बच्चों, हमसे फिर आगे क्या बोल रहा है वो बच्चों, आगे कह रहा है द पोजीशन वेक्टर ऑफ 4th पार्टिकल ऑफ मास 4 ग्राम। एक और पार्टिकल यहां पर ले आया गया बच्चों, 3 तो थे ही, एक पार्टिकल और कोई ले आया गया। इसको मैं दिखा रहा हूं यहां पर बच्चों, ये मेरे पास कोई और पार्टिकल आ गया, दिस इज m4। यहां पर इसका पोजीशन वेक्टर मान लिया यहां पर है बच्चों r4। तो पोजीशन वेक्टर को उन्होंने मेंशन किया है, कह रहे हैं पोजीशन वेक्टर, एक बार पढ़िए सवाल को ध्यान से, पोजीशन वेक्टर ऑफ द 4th पार्टिकल ऑफ मास 4 ग्राम सच दैट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द 4 पार्टिकल सिस्टम लाइज एट 1 2 3 इज अल्फा आई कैप। बच्चों जो पोजीशन वेक्टर की बात उसने की है 4th पार्टिकल के लिए वो ऐसे दिया गया है, इसको R4 में मान रहा हूं। दिस इज गिवन हियर, कितना दिया गया है अल्फा और ब्रैकेट के अंदर है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। मैं ब्रैकेट हटा के लिखूं तो आ जाएगा अल्फा इंटू आई कैप प्लस यहाँ के अंदर हो जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू j कैप प्लस यहाँ के अंदर हो जाएगा बच्चों 3 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू k कैप। ऐसे हो गए। अब कह रहा जब 4 पार्टिकल हो गए तो नया सेंटर ऑफ मास जो हो गया न्यू CM, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है उन्होंने 1, 2, 3, 1, 2, 3। जब 3 नहीं यहाँ 4 पार्टिकल का समूह आ गया तो बच्चों यहाँ के अंदर सेंटर ऑफ मास जो 0 0 0 पहले था वो अब ये हो गया। तो नया सेंटर ऑफ मास के लिए, न्यू सेंटर ऑफ मास के लिए नाउ अब XCM, अगर अब मैं यहाँ देखूं तो XCM की वैल्यू क्या हो गई 1, YCM 2, ZCM 3। पहले क्या था 0 0 0। यहाँ के अंदर XCM अगर अब मैं निकालूं तो 4 पार्टिकल का सिस्टम हो गया। जो ये 3 पार्टिकल थे वो तो अपने स्थान पे जैसे थे वैसे हैं। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस चौथा वाला नया है m4 x4 डिवाइडेड बाई चारों मासेज का सम सिग्मा m। यही होगा ना बच्चों। अब मैं ये कह सकता हूं कि XCM की जो नई वैल्यू है वो 1 है, इक्वल टू अभी थोड़ी देर पहले इतने पार्ट की वैल्यू बच्चों मैंने देखा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3, इतना वैल्यू मिलाकर क्या है 0। तो इतने पूरे के स्थान पर क्या आ गया 0 प्लस m4 जो कि 4 ग्राम का था इंटू x4, यहाँ के अंदर बच्चों x4।
जो चौथा मास है, चौथा बच्चों बॉडी है, उसके लिए अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू देखूँ, x4 का क्या मतलब हुआ कि चौथा जो पार्टिकल है उसके लिए x की वैल्यू देखिए बच्चों क्या है, अल्फा है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया अल्फा। दिस होल मच इज डिवाइडेड बाई सिग्मा एम। यहाँ पर यमोन हमारे पास कितना था, 1 ग्राम। यहाँ पर बच्चों 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम ये थे, तो 1 + 2 + 3 6 आ गए, और 4 ग्राम और हो गया, तो यहाँ पर 6 + 4 10 ग्राम हो गए। बच्चों यहाँ के अंदर ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से मैं क्या देख रहा हूँ, 1 = हो गया यहाँ के अंदर 4 α/10। 4 α/10 का मतलब हो गया 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 5, यानी अल्फा की वैल्यू बच्चों 5 बाई क्या हो गया 2। 5/2 का मतलब अल्फा के जगह पर बच्चों आ जाएगा 2.5। ठीक, अल्फा के जगह पर बच्चों 2.5 आ जाएगा। 5/2 के रूप में ही आंसर दिया है, यही दिया है। तो बच्चों करेक्ट चॉइस जो यहाँ के लिए हुआ सॉल्व करने के बाद वो हो गया ऑप्शन बी। ओके, करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसीडर हियर, दिस विल बी ऑप्शन बी। ओके बच्चों, this was the solution for the question number 29. Now let's proceed to question number next one. Now we have question number 30. Question number 30 says, यहाँ पर पहले बच्चों 4 स्टेटमेंट दिए हैं, फिर अल्टीमेटली लिखा विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेटमेंट इज करेक्ट। दो का पेयर बना के दिया है। चलिए पढ़ते हैं। कहा गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी इज द पॉइंट एट विच वेट ऑफ बॉडी एक्ट्स। सही है बच्चों, सेंटर ऑफ मास, जैसे हम सेंटर ऑफ मास को डिफाइन करते हैं तो कहते हैं वो पॉइंट जिस पर पूरे सिस्टम या पूरे बॉडी का मास कंसंट्रेट हो उसको सेंटर ऑफ मास कहते हैं। जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम डिफाइन करते हैं तो कहते हैं कि वो पॉइंट जहाँ पे पूरे बॉडी पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स यानी बॉडी का जो वेट हो वो कंसंट्रेट पाया जाए, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे वेट लग रहा होगा उसी को बच्चों हम यहाँ पर जहाँ से mg का लाइन ऑफ एक्शन जा रहा होता है जिस पॉइंट से, उसी पॉइंट को बच्चों हम यहाँ पर कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल सही बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है बच्चों, पहला स्टेटमेंट जैसे कि हमने देखा सही है, तो यहाँ के अंदर जिसमें पहला किसमें ए और बी में, यानी कि बच्चों सी और डी यहाँ कैंसिल हो गए, ये तो हो नहीं सकते। अब यहाँ पर या तो ये सही होना या तो बी सही होना है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा यहाँ पर बच्चों कह रहा है सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इफ द अर्थ इज एज्यूम टू हैव इनफाइनाइटली लार्ज रेडियस। बच्चों सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी तब यहाँ कोइंसाइड करते हैं, उसके दो कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। जब कोई मास, कोई बॉडी किसी यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में रखा हो तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही पॉइंट पर होंगे। ठीक है बच्चों, या यूं कह लीजिए कि बॉडी बहुत छोटा हो, किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में, ग्रेविटेशनल फील्ड भले ही वेरिएबल नेचर का हो लेकिन बॉडी बहुत छोटा हो, तो बहुत छोटे दायरे में अगर आप जाके देखोगे तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड का बदलाव होगा, एक्सटर्नल ग्रेविटेशनल फील्ड का जो बदलाव होगा वो ना के बराबर होगा। तो वहाँ पर भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड करेंगे। तो कोइंसाइड करने के दो कंडीशन, या तो जिस माहौल में, जिस एटमॉस्फेयर में वो बॉडी रखा है वहाँ पर यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड हो, या फिर वो बॉडी बहुत छोटा हो ताकि उसके अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड को यूनिफॉर्म मान सकें। ठीक है, एक्सटर्नल वाला जो हो। ऐसा यहाँ दूसरे स्टेटमेंट में ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा। जो दो कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी बताए इसमें से कोई भी कॉन्सेप्ट इसमें कन्वे नहीं हो रहा क्लियर कट, इसलिए ऑप्शन 2 को हम अभी नहीं ले सकते। ओके, 3 पर जाते हैं। कह रहा टू इवेल्युएट, ऑप्शन ए और बी में तो 3 है भी नहीं, वैसे भी ये गलत होना चाहिए। टू इवेल्युएट द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एनी बॉडी at an external point, the entire mass of the body can be considered to be concentrated at center of gravity। सर ये बात कहीं कहीं लागू होता है, कहीं कहीं लागू नहीं भी होता है। तो यहाँ पर क्लियरली कहना कि हम पूरे बॉडी को अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे मान लें तो उस बॉडी के द्वारा ग्रेविटेशनल फील्ड हम कहीं भी बाहर कैलकुलेट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, डिपेंड करता बॉडी सिमेट्रिक है नहीं है, कैसा है, कई सारे चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं।
यहाँ पे अब बचा केवल यहाँ चौथा वाला स्टेटमेंट, फोर्थ वाला, कह रहा रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ एनी बॉडी रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्राफ्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी टू द एक्सिस। बच्चों यहाँ पर तमाम सारे बॉडी अगर बिखरे पड़े हों और यहाँ पर क्या हो, एक एक्सिस यहाँ पर लिया जाए, तमाम सारे बॉडी यहाँ बिखरे पड़े हों, यहाँ पर m1 m2 m3 इनके मास हों, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं हो, सेंटर ऑफ मास पे पूरे बॉडी को मैं कंसंट्रेट मानूं और यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दें, तो बच्चों एक्सिस से ये परपेंडिकुलर लाइन जो होता है यही रेडियस ऑफ गायरेशन कहलाता है। आगे का टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पढ़ाते समय आपको मैं बताऊंगा। तो यही रेडियस ऑफ गायरेशन कहलाएगा, के से रिप्रेजेंट करते हैं। और सेंटर ऑफ मास जनरली सेंटर ऑफ ग्रेविटी कॉमन होता है यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में। तो यहाँ पर फिलहाल ये ऑप्शन में करेक्ट मान सकता हूँ, ये स्टेटमेंट लगभग मैं करेक्ट मान सकता हूँ, हालांकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो बोल रहा है। तो फिलहाल बच्चों यहाँ के लिए जो करेक्ट चॉइस अकॉर्डिंग टू ऑप्शन एंड अकॉर्डिंग टू बेस्ट सिलेक्शन, क्योंकि पेयर मुझे खोजना था, वो बच्चों यहाँ के लिए हो जाएगा 4th सही हुआ और 1 सही हुआ। इसका मतलब ऑप्शन ये यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस होगा। ठीक है बच्चों, करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन दिस विल बी ऑप्शन ए। ओके बच्चों, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 30। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 1।